सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आइए हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। आज बारी है हिस्ट्री के पार्ट नंबर 9 की। ठीक है। सो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ सुगौली। पर हम कौन से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तक आ चुके हैं। मिंटो वाला पार्ट खत्म कर दिया हमने, अब हम आ गए हैं हेस्टिंग्स वाले पार्ट में, फ्रांसिस हेस्टिंग वाले टेन्योर में, जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे। उसमें काफी चीजें हुई थी। एंग्लो मराठा वॉर, ये ट्रीटी, गुरखा वॉर, काफी नए सिस्टम आए थे। हम सबकी बात करेंगे, पर आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली की, क्योंकि इंडिविजुअली दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली करंट अफेयर्स की काफी चीजें से जुड़ रही हैं इंडिया नेपाल इशू के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और क्लियर करना चाह रहा था आपको। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर करा था कि इस पूरी सीरीज में मेरा ऑब्जेक्टिव है दो किताबें पूरी कवर करना। एक तो हिस्ट्री तमिलनाडु बोर्ड की और एनसीईआरटी की हिस्ट्री। दोनों किताबें वैसे मेरी पर्सनल फेवरेट तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री है, वो मैं पूरी कवर इस वीडियो से करना चाहता हूं। ठीक है। ऑल दो देर आर सम थिंग्स जो आपको उसमें मतलब एक्स्ट्रा मतलब उसमें नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें चार्टर्ड एक्ट, जो 1813 और 1873 का था। अब 1813 में जो 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी एजुकेशन के लिए, जो कंपनी देगी ईआईसी, वो तो दिया है, पर बहुत कुछ और डिटेल नहीं दिया उसमें। और 1793 का तो उसमें कोई बात ही नहीं करी गई है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो इन किताबों में नहीं दी हैं या थोड़ी दी गई हैं, पर मैं आपको एग्जॉस्टिवली कवर करवाऊंगा। ठीक है। बट अगर आप तमिलनाडु बोर्ड वाली किताब पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर शायद इन वीडियोस की इतनी जरूरत नहीं है आपको। कुछ चीजें एक्स्ट्रा जरूर हैं इन वीडियोस में जो उनमें कम दी हुई हैं, वो मैं कवर करूंगा। बट मेनली मेरा ऑब्जेक्टिव इस सीरीज का है तमिलनाडु बोर्ड कंप्लीट करवाना और एनसीईआरटी कंप्लीट कराना। ठीक है। माय फेवरेट इज तमिलनाडु बोर्ड, ज्यादा कंसाइज है, ज्यादा पॉइंट उसमें दिए हैं, इसलिए वहां से मैं भी ज्यादातर चीजें वहीं से पढ़ता हूं और वहां से आपको सिखाता हूं। ठीक है। क्लियर होगी बात। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होंगे, बट ज्यादातर पार्ट वहीं से होगा। तो अगर आप पढ़ रहे हैं सीधे उस किताब को, तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। कुछ पार्ट एक्स्ट्रा जरूर है, 10-20% चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि मुझे पूरा कवर करना है, तो कुछ पार्ट जिसमें नहीं दिए हैं या कम दिए हैं, वो मुझे इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये सोर्सेज मुझे पूरे कवर कराना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। बाकी डिटेलिंग तो खैर और भी हो सकती है, डिटेलिंग की हिस्ट्री में तो कोई सीमा होती नहीं है। जितना मेरे समझ में आता है एग्जाम के हिसाब से उतना मैं करता हूं। आपको फर्दर रीडिंग करनी तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 की। करंट अफेयर्स में आ रहा है फ्रेंड, सुबह की वीडियोस में कवर भी करवाया मैंने, और आज हिस्ट्री में भी आ गया सामने। तो आज एक्सप्लेन से इसको पढ़ते हैं। इसकी डिटेलिंग में बहुत नहीं जाना, पर मेजर पॉइंट सारे पता होना चाहिए। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडिया नेपाल अफेयर से हिस्ट्री का क्वेश्चन जुड़ा है। इट इज नॉट वेरी कॉमन कि ऐसा होता है, इस बार हुआ है। तो आने वाले एग्जामिनेशन में मुझे बहुत उम्मीद है कि सुगौली से क्वेश्चन आ सकता है। समझ गए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए फ्रेंड्स, अभी तक जो कहानी हो चुकी है कि हम लोग वेलेस्ले पूरा कर चुके हैं। उसके बाद कौन आए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के? जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो ये थे हमारे 1805 से 07 तक। इनके टेन्योर में मेन चीज तो वेलोर म्यूटिनी हुई थी, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो की बारी थी। लॉर्ड मिंटो ये 1807 से 13 में थे। इनके टाइम पे जो चार्टर्ड एक्ट 13 वाला था वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब जिनकी बारी आने वाली है वो है लॉर्ड, कहीं पे लॉर्ड लिखा तो कहीं पे लॉर्ड नहीं, मैं तो बस नाम से मतलब रहना चाहिए। लॉर्ड वॉर्ड तो सिस्टम वही लोग जाने क्या है इनके सिस्टम है ब्रिटिशर्स के। ठीक है। ये हैं हमारे हेस्टिंग। कौन से हेस्टिंग? फ्रांसिस, एक सेकेंड, फ्रांसिस हेस्टिंग्स। फ्रांसिस हेस्टिंग, इनका नाम एक दो और वर्ड है इसमें, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। फ्रांसिस हेस्टिंग याद रखो या लॉर्ड हेस्टिंग याद रखो। ये 1813 से 23 के बीच में थे। हम अब ये फेज पढ़ने वाले हैं। उसमें ही ट्रीटी ऑफ सुगौली और गुरखा वॉर हुई थी। जिन दोनों चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं, गुरखा वॉर की और उसकी ट्रीटी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सुगौली। बाकी चीजें जो हेस्टिंग्स के अंदर आएंगी, जैसे एंग्लो मराठा वॉर, कुछ सिस्टम्स यहाँ पे काफी नए आए थे, रिफॉर्म्स, एक्सपेंशन, उन सब की नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा मैं। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक्स जान लीजिए, फिर वो करंट वाली खबर एक बार पढ़ाऊंगा मैं आपको कि मैं कौन से करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, फिर बैकग्राउंड पे चलेंगे। तो दोनों अफेयर्स कनेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, करंट भी और बैकग्राउंड भी, हिस्टोरिकल पार्ट। ठीक है। सो बेसिक समझ लीजिए ट्रीटी ऑफ सुगौली के बारे में। ईयर याद रखना फ्रेंड्स, 1816। पहली चीज, उस टाइम पे इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? फ्रांसिस हेस्टिंग या लॉर्ड हेस्टिंग, जिनका टेन्योर था 1813 से लेके 1823 के बीच में।
उसी दौरान साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सगौली। डेट याद रख लो, 4 मार्च 1816। अब यहां ध्यान ये रखना कि ट्रीटी साइन हुई थी 2 दिसंबर 1815 को, पर रेटिफाई कब हुई थी? 4 मार्च 1816 को। तो इसलिए 4 मार्च 1816 ऑफिशियल डेट मानी जाती है ट्रीटी ऑफ सुगौली की, इसलिए ईयर 1816 बोला जाता है। ये तो ट्रीटी का बेसिक्स हो गया। अब अभी खबर क्या चल रही है वो जानिए पहले। क्यों अभी रेफरेंस लिया गया है सुगौली ट्रीटी का, फिर ट्रीटी के बारे में जानकारी ले लेंगे। बस 2 आर्टिकल में दिखाऊंगा जो सुबह वाली वीडियो में पहले कवर कर चुका हूं, इसलिए पूरा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा बेसिक्स ये देख लो आप। पहले तो सुगौली क्या है? सुगौली एक छोटा सा एरिया, मतलब अभी तो खैर बाउंड्रीज काफी चेंज हो गई हैं दोनों कंट्रीज की, पर सुगौली एक छोटा सा टाउन आप कह सकते हैं। इधर देख लीजिए, नेपाल बॉर्डर के बहुत पास में, यहां पे, ठीक है। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का पड़ता है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार का, वहां पे पड़ता है सुगौली, ठीक है। पूर्वी चंपारण जो बोलते हैं वो ध्यान रखिएगा। ओके, अब 2 आर्टिकल जिनकी मैं बात कर रहा था यहां से वो देख लीजिए। ये जो बात कही है, ये कही है राजन, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। डेट मुझे पता नहीं, शायद वही 20-25 मई के 20 का, मतलब लगभग हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले का है। राजन भट्टाराय जी ने बात बोली है। कौन है ये? ही इज फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। कौन से प्राइम मिनिस्टर? नेपाल के। आप जानते हैं ना, हमने धारचूला से लीपू लेक तक 80 किलोमीटर की रोड बनाई है, जो कि उत्तराखंड में है, ताकि कैलाश मानसर और यात्री को आसानी हो थोड़ी सी। अब जो लीपू लेक का एरिया है वो काला पानी एरिया में आता है। उस एरिया को जो हमारे उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसे नेपाल क्लेम कर रहा है कि नहीं वो तो हमारे एरिया है। तो वहां पे पोजीशन भले इंडिया का है, आर्मी भले इंडिया की है, पर वो एरिया नेपाल का, ऐसा नेपाल बोल रहा है, ठीक है। उसी पे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ ने भी, हमारी कंट्री ने बोला था कि ये डिमांड आर्टिफिशियल है, इसमें चाइना का हाथ है, वो दुनिया भर की सारी बातें बोली गई थी। पर उसके बदले में नेपाल ने बोला कि नहीं, हमारा मैप आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक। वी आर विलिंग टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड डिस्कस इट विद द इंडियन काउंटर पार्ट। ये नेपाल की बात बोली जा रही है। अवर पोजिशन, ये लाइन पढ़िएगा, अवर पोजिशन इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स डेटिंग बैक टू द ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 which demarcated the shape of present day नेपाल। ये रेफरेंस है जिसको हमको आज पढ़ना है, ठीक है। और नेचुरली हमारे सीक्वेंस में भी वो ट्रीटी आ रही है, ठीक। एंड ये नेपाल ने जो मैप लॉन्च किया था, उसमें वो 3 एरियाज जो इंडियन टेरिटरी के पार्ट है उसको अपना क्लेम किया था। वो एरियाज कौन से हैं? काला पानी एरिया, लीपू लेक एरिया और लिम्पी याधुरा एरिया। इनके अगर थोड़ा अप्रोक्सीमेट लोकेशन आप देखना चाहो तो यहां पे है। ये जो बॉर्डर एरिया है ना इंडिया और नेपाल का उत्तराखंड में, ये लगभग ये थोड़ा एरिया है जहां पे इन सब एरियाज की बात हो रही है। रफली ये एरिया है, ठीक है। होगी बात क्लियर? चलो, अब इसमें डेवलपमेंट क्या हुआ, ये लोग मान नहीं रहे। कि ऐसा नहीं कि बोला, मैप निकाला फिर छोड़ दिया, नहीं, ये लोग उसको पार्लियामेंट में पास कराना चाह रहे हैं, नेपाल के लोग, नेपाल की गवर्नमेंट। इस अमेंडमेंट जो उन्होंने नया मैप निकाला है उसको उन्होंने पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया है। और नेपाली कांग्रेस, जो नेपाल की अपोजिशन पार्टी है, मेन पार्टी, वो भी इस बिल को सपोर्ट कर रही है। हाँ, देर आर सम मधेसी पार्टीज जो इस बिल को अपोज कर रही हैं, इस मैप को अपोज कर रही हैं, पर ज्यादातर पार्टीज वहां पे सपोर्ट कर रही हैं इस बिल को। तो देख लीजिए, ये मैं सेकंड पैराग्राफ से बताता हूं। द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल will change the schedule 3 of Nepalese constitution and replace the existing map with the map that was unveiled on May 20. The new map depicts the sliver of strategically important land covering कौन से areas? Limpi Yadhura, Lipu Lake and Kalapani as part of Nepal. The area is currently part of Pithoragarh district of Uttarakhand, but Nepal has disputed the Indian position based on historical documents and bilateral understanding. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से कौन सी की बात हो रही है? ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816। नाउ आर यू क्लियर कि करंट अफेयर्स में क्या बात हो रही है? अब ट्रीटी समझ लेते हैं कि कौन सी ट्रीटी की बात हो रही है। इतनी जानकारी दोनों चीजों के लिए काफी रहेगी, हिस्ट्री के लिए भी और करंट के लिए भी। इसमें बहुत डीप में नहीं जाएगा, कौन लड़ा, कैसे लड़ा, नहीं, इतना नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही जाएगा, पर उतना जानकारी हमको होनी चाहिए। चलो भाई, कंप्लीट कर लेते हैं। लेट अस कम टू द हिस्टोरिकल पार्ट नाउ। ओके, सो ये ट्रीटी किस वॉर के बाद साइन हुई थी? वो थी गुरखा वॉर। उस समय नेपाल को गुरखा लोग राज करते थे। गुरखा वॉर, या फिर इसको एंग्लो नेपलीज वॉर भी बोल सकते हैं आप। समझ गए? ये तो एंग्लो नेपलीज वॉर बोल दो आप। एंग्लो मतलब ब्रिटिश, एंग्लो शब्द का मतलब ब्रिटिश होता है, ठीक है। जैसे अभी, उस समय तो एंग्लो ही बोलोगे ना, क्योंकि तब तो इंडिया ब्रिटिश के अंडर था। तो जब भी हम इंडिया बोल रहे हैं मतलब ब्रिटिश इंडिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो एंग्लो मतलब जैसे एंग्लो यूएस रिलेशंस,
ठीक है, एंग्लो ऑस्ट्रेलियन या जो भी, एंग्लो मतलब ब्रिटिश होता है, ओके। तो एंग्लो नेपालीज वॉर थी या फिर इसको गुरखा वॉर भी बोलते हैं। ये 1814 से 1816 के बीच में लड़ी गई थी, जब फ्रांसिस हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ठीक है, इस वॉर के बाद ब्रिटिशर्स जीते थे, उनकी एज थी, वो जीतने में सफल रहे थे, गुरखाज हार गए थे। और उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, किसके बीच में? इट वॉज साइन बिटवीन गुरखा चीफ्स ऑफ नेपाल एंड द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। मतलब ब्रिटिश इंडिया और गुरखाज के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, और इट डिसाइडेड या फिर डीमार्केटेड द बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल। ठीक, तो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट होते थे वो फिर रिजॉल्व हो गए, अब जाके दोबारा निकल के आ रहे हैं, पर काफी समय तक रिजॉल्व रह गए थे। वैसे तो प्रॉब्लम आई नहीं था, अभी आ रही प्रॉब्लम। वैसे तो कभी ऐसे बाउंड्री प्रॉब्लम नेपाल का कुछ खास आई नहीं है, अभी पता नहीं क्या हो गया। ठीक, तो अच्छी इसको ट्रीटी मानते थे कि काफी लंबे समय तक। अच्छा, नेपाल इंडिपेंडेंट रहा था, नेपाल को ऑक्यूपाई नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने, नेपाल रिमेन इंडिपेंडेंट, बट बाउंड्री इशू रिजॉल्व हो गया था। ये मोटा मोटा टेक अवे था इस ट्रीटी से। अब थोड़ा वॉर के बारे में समझ, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, गुरखा वॉर क्या थी, थोड़ा बेसिक्स, क्योंकि अब हम ब्रिटिश इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए वहां की डिटेल, जैसे हम अफगान वॉर की बात करते हैं, तो ठीक है भाई, उनका लीडर जमान शाह था, वो सब देख लिया, पर उनकी बहुत हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आपका अपना इंटरेस्ट है, बिल्कुल जा सकते हैं, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं होता। चलो भाई आगे चलते हैं, गुरखा वॉर की थोड़ी समझ देख लेते हैं, या फिर एंग्लो नेपलीज वॉर जो होती है वो। ठीक है, 1814 से 1816, और इसके बाद ही साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सुगौली। सो गुरखास कौन थे? देवर लीडर्स ऑफ नेपाल। बेसिकली 1767 और 68 इस ईयर के आसपास से वो नेपाल के लीडर बने थे, एंड दे वर वेरी पावरफुल। उन्होंने बहुत एक्सपेंशन किया, काफी नए एरियाज ऑक्यूपाई करे, मतलब तब के नेपाल का मैप अभी के से काफी ज्यादा था, काफी एरियाज और थे। सो गुरखाज नेपाल के लीडर्स गुरखा कहलाते थे। दे वर पावरफुल एंड ऑक्यूपाइड लार्ज एरियाज इन हिल्स ऑफ नेपाल एंड फर्दर एक्सपेंडेड। तो बेसिकली जो पूरा नेपाल का हिली एरिया है, वहां पे तो था ही इनका ऑक्यूपेशन, उसके बाद भी काफी उन्होंने अपना एरिया फैलाया था। कहां कहां? अब हम नेपाल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। वेस्ट की तरफ कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों को इन्होंने हासिल किया था। कुमाऊं गढ़वाल मतलब हमारे उत्तराखंड और कुछ एरिया हिमाचल प्रदेश के भी, एंड सिक्किम इन द ईस्ट। समझ गए बात? अब यहां पे कहानी देखिए, ब्रिटिशर्स क्या ऑक्यूपाई कर चुके थे? ऊध और गोरखपुर एरिया। अब इस बात को समझिए थोड़ा सा, मैं मैप में समझाता हूं। ये तो अभी का नेपाल है, तब के नेपाल में इन्होंने सिक्किम का भी कुछ क्षेत्र ऑक्यूपाई कर लेता। देखो ये नेपाल तो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये अभी का नेपाल है। उस टाइम के में उन्होंने थोड़ा एरिया सिक्किम का भी ऑक्यूपाई किया था, जो ईस्ट में था, और वेस्ट की तरफ भी कुमाऊं गढ़वाल। बेसिकली ये जो पूरी सतलुज नदी बहती थी, सतलुज नदी तक इन्होंने काफी एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, सो कुमाऊं गढ़वाल, उत्तराखंड के एरियाज और कुछ पार्ट हिमाचल के, ये लगभग मोटा मोटा, मैं एग्जैक्ट बाउंड्री डिमार्केट यहां पे नहीं कर रहा हूं, तो मोटा मोटा थोड़ा ज्यादा ही उस समय नेपाल हुआ करता था। वेस्ट की तरफ भी कुछ एरिया उत्तराखंड या फिर हिमाचल का, जैसे कुमाऊं गढ़वाल हो गया उत्तराखंड में। ईस्ट में भी सिक्किम का एरिया। अब नीचे की तरफ देख लो आप, इधर नीचे की तरफ यहां क्या है? ब्रिटिश इंडिया का रूल। उन्होंने क्या ऑक्यूपाई कर लिया था? ऊध या अवध जो बोलते हैं, और गोरखपुर। तो बेसिकली जो एक बफर था किसके बीच में? ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के, वो खत्म हो चुका था। ठीक है, अब ये आमने सामने थे, और बाउंड्री भी कुछ खास डिमार्केट थी नहीं यहाँ पे। ऊपर नेपाल था गुरखास के अंडर, नीचे ब्रिटिश इंडिया था, जो ऊध मतलब अवध और गोरखपुर को ऑक्यूपाई कर चुके थे, जो लाइन मैंने नीचे बनाई। अब सीधा लड़ाई यहां पे होने वाली थी, क्योंकि दोनों ही बड़े एम्बिशियस थे, अपनी टेरिटरी बढ़ाने की फिराक में घूमते रहते थे। ठीक है, एक रीजन और समझ लो, वैसे मैंने बाद में नोट करा है। ब्रिटिशर्स जो तिब्बत एरिया हमारा, तिब्बत एरिया से भी ट्रेड करना चाहते थे, पर इनको रास्ता नहीं मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि देखो आप देखेंगे रंजीत सिंह का एरिया पंजाब, जो हम रंजीत सिंह की बात करी थी, आपको याद है लास्ट क्लास में बात करी थी हमने उन सब चीजों की, और ट्रीटी भी हुई थी, हम वो अमृतसर वाली ट्रीटी। तो रंजीत सिंह का एरिया इस तरफ था, इधर नेपाल है, तो इनको तिब्बत से ट्रेड करने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब यहां से जाना बड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने सोचा कि नेपाल के थ्रू अगर इन्हें ट्रांजिट मिल जाए तो काम बन सकता है। ठीक है, सो इस लड़ाई का एक ट्रेड रीजन भी था कि ब्रिटिशर्स नेपाल से ट्रेड करने, सॉरी नेपाल ने, ये जो तिब्बत एरिया जो अभी चाइना क्लेम करता है, चाइना का, तो वहां पे ये लोग ट्रेड करना चाह रहे थे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो नेपाल की तरफ रास्ता हो सकता था, क्योंकि ऊद गोरखपुर तो ऑक्यूपाई कर लिया आपने, अब नेपाल क्रॉस मार के आपको यहां मिल जाएगा। पर गुरखा तैयार हुए नहीं ट्रांजिट देने के लिए, कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। वो भी एक वन ऑफ द रीजन था वॉर का। ठीक है, चलो अब थोड़ी कहानी समझ में आई।
अब तो खैर उस सगौली ट्रीटी के बाद काफी एरियाज गिव अप करे नेपाल ने, तो थोड़ा कम रह गया, पर ओरिजिनली नेपाल उस समय का थोड़ा बड़ा था। अप्रोक्सीमेट रफ मैपिंग मैंने आपको बताई यहाँ पे। ओके, चलिए अब ऊपर नेपाल गुरखा के अंडर बिल्कुल पावरफुल होके, जिन्होंने वेस्ट और ईस्ट ऑक्यूपाई किया। साउथ में ब्रिटिशर्स आ चुके थे ऊद और गोरखपुर में, और यहां पे नीचे ब्रिटिशर्स हैं, वो भी बिल्कुल जोश में थे। अब यहां पे इस बाउंड्री पे देयर वॉज देयर वॉज नो डिफाइंड बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल। कोई वेल डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं थी, इसलिए रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट होते थे। ठीक है, और गुरखास कई बार ब्रिटिश टेरिटरीज को रेड भी करते थे, और ये रेड ब्रिटिशर्स को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। ठीक है, एक तो उनका ट्रेड मोटिव था, और ऊपर से गुरखास ट्रेड भाई, जैसे ही फ्रांसिस हेस्टिंग इंडिया आया, उनको पता था कि नेपाल एक ऐसा क्षेत्र है जहां से ब्रिटिशर्स को कोई पैक्ट ही नहीं, तो ऐसे ही को कंट्रोल करने की फिराक तो रहती थी ब्रिटिशर्स के अंदर, और वो ट्रेड मतलब रेड कर रहे हैं हमारे एरियाज में। ठीक है, सो गुरखास यूज टू रेड कंडक्ट द रेड इन द ब्रिटिश टेरिटरीज। तो ये तो सीधा इन्विटेशन टू वॉर हो गया। ठीक है, ये कारण था। बाकी मैंने बताया आपको ब्रिटिशर्स अब कहां पे अटैक किया, क्यों, वो भी किताबों में मिल जाएगा आपको, बट उसकी जरूरत नहीं जानने की, डिटेल में नहीं पूछते। ठीक है, ब्रिटिशर्स ऑल्सो वांटेड ट्रेड विद तिब्बत एरिया, तो तिब्बत एरिया का ट्रांजिट नेपाल से मिल सकता था, तो एक तो ट्रेड रीजन था, दूसरा ये रीजन। ये तो सीधा पड़ोसी हो गए, ऊपर नेपाल नीचे ब्रिटिशर्स, और नेपाल ने गुरखास रेड भी कर रहे हैं ब्रिटिश टेरिटरी को, तो लड़ाई होनी ही थी। ठीक है, और लड़ाई हुई, और ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर करी वॉर, और वो जीत गए। पर ये वॉर इतनी सिंपल नहीं थी। शुरुआती समय में ब्रिटिशर्स, देखिए ब्रिटिशर्स कहां राज करते हैं, लो लैंड एरियाज में, बंगाल हो गया, या फिर जो फिर अपना ये पूरा एरिया ऊद, ये क्या ऊद देखोगे आप, या फिर गोरखपुर, ये लैंड लो लैंड एरिया थे, पहाड़ी नहीं थे। और ये लोग गुरखास कहां रहते थे, पहाड़ी, नेपाल में ज्यादातर एरिया पहाड़ी है, तो ये लोग वो पूरी पहाड़ी एरिया के वॉर के एक्सपर्ट थे। ब्रिटिश आर्मी वैसे स्ट्रांग होगी, बट द प्रॉब्लम वाज कि इनको पहाड़ी एरिया का एक्सपीरियंस नहीं था, तो इनिशियली इनको काफी प्रॉब्लम हुई टू एडजस्ट टू दिस न्यू टाइप ऑफ वॉरफेयर, कि वो लोग पहाड़ी हैं, ये लोग लो लैंड से आए। पर ग्रेजुअली ब्रिटिशर्स जीते, पर शुरुआती फेज में इनको प्रॉब्लम हुई थी। पहाड़ों में गुरखास तो एक्सपर्ट थे बिल्कुल, और इनको प्रॉब्लम होती थी, पर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जीते थे। ये पूरी कहानी थी, और जीतने के बाद गुरखास हारे। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, जिसके आउटकम हमको डिसाइड अभी पढ़ने हैं। ठीक है, एक नाम देख लीजिए, जनरल अमर सिंह थापा। ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द गोरखा वॉर, काफी ब्रेवरी से लड़े थे, तो इनका नाम इस वॉर में काफी ले जाता है, अमर सिंह थापा। इन्होंने गोरखा वॉर में काफी इंपॉर्टेंट रोल और क्रिटिकल रोल प्ले किया था। समझ गए बात, चलिए। तो जब गुरखास हारने लगे तो ट्रीटी साइन हुई, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816। अब वो जो ट्रीटी थी, ये एक हिस्टोरिकल आर्काइव से मैं एक नेपाल की वेबसाइट में चीजें देख रहा था, वहां पे फोटो मिला जहां पे दोनों की आर्मीज खड़ी हुई हैं और एक ट्रीटी साइन हो रही है। ठीक है, बाकी इसके बारे में और जानकारी मुझे नहीं है, मतलब इतना ही पता है कि यहाँ पे ट्रीटी साइन हो रही है, दोनों की आर्मीज है। तो वेरी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट, आई डोंट थिंक इट्स अ फोटो, इट्स अ पोर्ट्रेट, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मुझे नेपाल की वेबसाइट से मिला, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए अब ट्रीटी के टर्म्स क्या थे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बस कहानी खत्म कर, चलो देख लेते हैं। ये देखिएगा, आउटकम्स ऑफ द ट्रीटी, मतलब ट्रीटी के बाद क्या डिसाइड हुआ, इतना ही पढ़ना है हमको। चलो देखते हैं। पहली चीज, नेपाल गेव अप इट्स क्लेम टू द डिस्प्यूटेड तराई एरिया। तराई एरिया जो साउथ की तरफ, नेपाल के साउथ में, मतलब हमारा जो नॉर्थ बिहार का जो लो लैंड एरिया है। ठीक है, सो बिहार का नॉर्थ है, नेपाल का साउथ, उस एरिया को तराई बोलते हैं। इट्स अ लो लैंड एरिया। तो लो लाइन या लो लैंड तराई एरिया में नेपाल ने अपना क्लेम गिव अप कर दिया, वो लोग पीछे हट गए। ठीक है, और काफी टेरिटरी से नेपाल पीछे हटा, मतलब उन्होंने दे सीडेड, सीडेड मतलब दे देना, गिव अप कर देना। ठीक है, तो एक तो तराई एरिया से हटे जो लो लैंड एरिया था। इट ऑल्सो सीडेड द कॉन्क्वेस्ट वेस्ट ऑफ द काली रिवर। काली रिवर, इसको काली रिवर भी बोलते हैं या महाकाली रिवर भी बोलते हैं। काली रिवर के वेस्ट से पूरा एरिया उन्होंने गिव अप कर दिया। मैप में बताऊं मैं आपको, इसको पहले हटाओ यहां से, नई चीजें देखते हैं इस मैप में, ये देख लीजिए। तो बेसिकली काली रिवर या महाकाली रिवर, इसके बाद में एक बात बताता हूं मैं आपको। ये जो बाउंड्री सेटअप करी है, दो रिवर्स के नाम पे करी गई। नेपाल की वेस्ट बाउंड्री सेट करी गई काली रिवर के हिसाब से, या महाकाली बोल सकते हैं, और राइट मेची रिवर, मेची रिवर से। तो पहले जो सतलुज तक मामला जाता था गुरखास का, अब उसे लिमिट करा गया। वेस्टर्न बाउंड्री नेपाल की सेट करी गई काली रिवर से या महाकाली रिवर से, और ईस्टर्न बाउंड्री सेट करी मेची रिवर से, इसके बीच में। तो काली से सतलुज का अप्रोक्सीमेटली जो बीच वाला एरिया है, ये नेपाल ने छोड़ दिया, सीड कर दिया, ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया।
ठीक है। इसमें कुछ एरिया हिमाचल प्रदेश का और अपना उत्तराखंड का गढ़वाल कुमाऊं एरिया ये सब गिव अप कर दिया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया तो ब्रिटिशर्स को काफी हिल स्टेशन मिले। आप जानते हैं कि हिल स्टेशन है आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिशर्स। तो इस वॉर के बाद उन्हें काफी हिल स्टेशन मिले इस ट्रीटी के बाद, जहां पर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स बनाए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, आप देखते हैं ना हिल स्टेशन में आप जाओ कभी, मॉल रोड बनी हुई है। तो ब्रिटिश सेटलमेंट काफी होता था, मतलब देवर बिग फैन, वो बहुत रहना चाहते थे हिल स्टेशंस पे। तो हिल स्टेशंस फॉर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और इसके बाद भी इन्हें काफी हिल स्टेशन मिले, कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, इन सब एरियाज में। समझ गए? तो ये एरिया अब ये लोग छोड़ चुके थे, ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब काली और मेची के बीच में नेपाल रहेगा। देख रहे हो आप, सिक्किम एरिया में भी जहां पे लोग थे वो भी उन्होंने गिव अप किया। दे गेव अप देयर क्लेम्स इन सिक्किम एरिया ऑल्सो, जो ईस्ट की तरफ था। तो वेस्ट में गढ़वाल कुमाऊं छोड़ा नेपाल ने, और ईस्ट में सिक्किम को भी छोड़ा, ठीक। और साउथ में तराई से भी इन्होंने क्लेम्स गिव अप करे, और फिर काली और मेची के बीच में इनका लिमिट सेट हुआ। समझे ना बात? देख लो आप। तो क्या इन्होंने, मतलब सीड समझ गए ना, गिव अप कर देना। क्या क्या एरियाज, क्या क्या कॉन्क्वेस्ट मतलब जहां पे पहले वो कॉन्क्वेर कर चुके थे, कॉन्क्वेर कर चुके, तो उन्होंने कौन से कॉन्क्वेर्ड एरियाज या कौन से कॉन्क्वेस्टेड एरियाज सीड करे? वेस्ट ऑफ काली रिवर्स अप टिल सतलुज, मतलब गढ़वाल कुमाऊं एरिया। तो काली से सतलुज के बीच का एरिया गिव अप कर दिया, और ईस्ट में सिक्किम एरिया से भी अपने क्लेम्स हटाए, ठीक है। ये पूरी कहानी यहां पे बनती है। कॉन्क्वेस्ट का मतलब समझ गए ना, जो एरिया पहले कॉन्क्वेर करे थे, आपने ऑक्यूपाई करे थे, उनको कॉन्क्वेस्ट बोलते हैं। और काफी कॉन्क्वेस्ट इस ट्रीटी के बाद उन्हें गिव अप करने पड़े नेपाल को, ठीक है। सिक्किम वाली बात भी समझ गए ना, ईस्ट में सिक्किम से हटा नेपाल, वेस्ट में कुमाऊं गढ़वाल, मतलब सतलुज रिवर तक जो भी था वो हट गया, काली तक लिमिट रह गया। तो काली के वेस्ट में जितना भी सतलुज तक, जहां पे पहले नेपाल था, अब हट गया। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। और काली और मेची के बीच में इसकी बाउंड्री जमती है। अब और क्या चीजें हैं पर ब्रिटिश फोर्सेस ने नेपाल को ऑक्यूपाई नहीं किया? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेपाल रिमेन्ड इंडिपेंडेंट, इस पे खास ध्यान रखिएगा। ये मत समझ लेना कि नेपाल को ऑक्यूपाई कर लिया, नेपाल रिमेन्ड इंडिपेंडेंट, ठीक। एक ब्रिटिश रेजिडेंट को वहां पे स्टेशन करा गया एम्बेसडर की तरह, ठीक है। तो ऑक्यूपाई तो नहीं किया, पर ये लोग भी चालाक, एक बंदा अपना बिठाई देते हैं वहां पे जाके, ठीक है। तो एक ब्रिटिश रेजिडेंट को बिठा के, जैसे एम्बेसडर्स होते हैं ना, कि इस देश का एम्बेसडर यहां पे रहता है, वैसा ही। तो एज ए एम्बेसडर एक रेजिडेंट जो ब्रिटिशर्स था, उसको नेपाल में बिठाया गया। एक चीज और, यहां पे 2 लाख रुपए का एनुअल कॉम्पनसेशन दिया गया नेपाल को फॉर द लॉस ऑफ तराई रीजन, क्योंकि तराई रीजन जो लो लैंड एरिया था, वहां से नेपाल ने अपनी क्लेम्स गिव अप करे थे। तो जो नुकसान हुआ उसके लिए कॉम्पनसेशन के तौर पे 2 लाख रुपए एनुअल डिसाइड करे गए। ये अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए? एंड पर एक बहुत जरूरी बात, इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने एक बात तो देखी कि गुरखास बड़े वीर और बड़े खतरनाक, बहुत ब्रेव फाइटर्स होते हैं, दे आर ग्रेट वॉरियर्स। इस बात को उन्होंने समझा, क्योंकि उनके खिलाफ लड़ रहे थे, और इस बात को बाद तक पूरा ध्यान रखा गया, उसके बाद तक। इसलिए इंडिया में भी और ब्रिटिश में भी गुरखास का रिक्रूटमेंट होता है, क्योंकि दे आर वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स इन द वर्ल्ड। ये बात ब्रिटिशर्स ने रियलाइज करी, इसलिए अभी भी ब्रिटिशर्स रिक्रूटमेंट करते हैं गुरखास का, और इंडिया में भी गुरखा रेजिमेंट्स हैं, ठीक। नेपाल ने भी तो बोला था कि जो गुरखा लोग आपके यहां इतना हिम्मत से पूरा जॉब करते हैं, सेफ्टी देते हैं आपको, वो भी तो हर्ट होंगे नेपाल इशू से। तो वो थोड़ा इमोशनल सी बात करना चाह रहे थे। पर यस, गुरखास इन अवर हिस्टोरिकल इंडिया की बात भी मैं करूं तो दे हैव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। उनकी ब्रेवरी के हम लोग बिल्कुल ऋणी है। उन्होंने पूरी मेहनत से हमारी फोर्सेस का हिस्सा बन के सेवा दी है देश को, और ब्रिटिशर्स भी उनको रिक्रूट करते हैं। तो ये अच्छी बात वहां पर रही थी। इन्हें काफी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी गुरखास ने पार्ट लिया था ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, और काफी ब्रेवरी अवार्ड भी मिले थे। कईयों की डेथ भी हुई थी, पर काफी ब्रेवरी अवार्ड भी मिले थे इनको। ये पूरी कहानियां पे बनती हैं, समझ गए फ्रेंड्स? तो ये थी करंट अफेयर्स की न्यूज, इंडिया नेपाल, काला पानी एरिया, लिपू लेक एरिया की बात। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सुगोली 1816, जो कहां से निकल के आती है? एंग्लो नेपलीज या फिर गुरखा वॉर, जो 1814 से 16 तक चली थी। ये पूरी कहानी थी इसकी। आई होप अब आपको विद मैप कहानी समझ में आ गई होगी। कोई डाउट तो नहीं है अब? ठीक है, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।